स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल हंटर यहाँ है। प्राचीन राजधानी में आपदा के बाद से मैजिक एसोसिएशन और प्रवर्तन संघ ने सभी संभावित निकासों को बंद करने के लिए सेना, हंटर यूनियन, सरकार और प्रसिद्ध परिवारों के साथ सहयोग किया था। वे घृणित सालन को हटाने के लिए दृढ़ थे, भले ही इसका मतलब उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना हो। शैतान नगरी के कई अड्डे नष्ट किए गए। स्वयं को सामान्य नागरिक बताने वाले शैतान नगरी के शेष सदस्य भी बेनकाब हो गए। सालन के पास केवल सीमित स्थान थे जहां से वह बच सकते थे और कई बार पकड़े जाने के बहुत करीब थे। दुर्भाग्य से लॉकडाउन बहुत सारी समस्याएं लेकर आया, खासकर विदेशी पहचान वाले लोगों के लिए। प्रवर्तन संघ ने थोड़ी सी भी संभावना वाले किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं देने पर जोर दिया। दुर्भाग्य से कुछ अधिकारियों ने मांग की कि इस दबाव और नुकसान बहुत असहनीय है और लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े, अन्यथा उनके देश की अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगी। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में विदेशियों को देश छोड़ने की अनुमति दी गई। प्रवर्तन संघ ने प्रत्येक विदेशी की पहचान की पुष्टि करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू किए। उन्होंने बेसिक रूप से प्रत्येक विदेशी के बालों के प्रत्येक कतरे की गिनती की, लेकिन अंत में चालान भागने में कामयाब रहा। प्रवर्तन संघ भयानक गुस्से में आ गया और उसने लॉकडाउन समाप्त करने वाले अधिकारी के साथ जमकर बहस की। इस बीच प्राधिकरण ने बदले में प्रवर्तन संघ पर दोष मढ़ दिया। उन्होंने इतिहास में सबसे अधिक संख्या में लोगों को भेजा था, फिर भी वे शैतान नगरी के कमांडिंग ऑफिसर को नहीं पकड़ सके। कई दिनों तक बहस चलती रही। सच तो यह था कि यह सिर्फ परिप्रेक्ष्य का मामला था। प्रवर्तन संघ चाहता था कि न्याय मिले। प्राचीन राजधानी की आपदा ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। यदि उन्होंने अपराधी को खुले में रहने दिया तो वे अपने पूर्वजों को पूरी तरह से शर्मसार कर देंगे। दूसरी ओर अधिकारियों ने जानबूझकर सालन को नहीं जाने दिया। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की ज़्यादा चिंता थी। यदि लॉकडाउन जारी रहा तो अनगिनत लोग अपनी नौकरियां खो देंगे और बेघर हो जाएंगे। देश में रूपाशी टाउन जैसी कई जगह थी जहां बहुत सारे विदेशी निवेशक थे और समुद्र के रास्ते देश छोड़ने का रास्ता था। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, सालन ने तुरंत मौका पाकर देश से रफू चक्कर हो गया। सौभाग्य से प्रवर्तन संघ पूरी तरह से बेकार नहीं था। वे अन्य सभी संभावनाओं को खत्म करने के बाद गायत्री द्वीप पर अपनी नजरें जमाने में सक्षम थे। मुझे कुछ कहना है, चुटकी ने मनमोहक अभिव्यक्ति के साथ फलों का आनंद लेने का नाटक किया। फिर भी उसकी आवाज़ उसकी उम्र के अनुरूप नहीं थी। आदर्श और नंदिनी करीब बैठे थे। वे बता सकते थे कि चुटकी अपने स्वर से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहती थी। चुटकी ने कहा, सालन केवल यहाँ से भागने में कामयाब रहा क्योंकि यह जगह निजी तौर पर एक विदेशी के स्वामित्व में है, लेकिन प्रक्रियाएं कितनी सख्त है, इसे देखते हुए उसे अभी भी देश छोड़ने में परेशानी होगी। जो कुछ हुआ उससे मैं परिचित नहीं हूँ। आदर्श को प्रवर्तन संघ के दृष्टिकोण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे पहले से ही संदेह था, लेकिन मैं अब बहुत आश्वस्त नहीं थी। हालांकि जब मेरी बहन ने हमें यहाँ भेजा तो मुझे अंततः इस पर यकीन हो गया। चुटकी ने कहा, किस पर यकीन हुआ? आदर्श ने कहा, प्रवर्तन संघ में कुछ गड़बड़ है। चुटकी ने कहा। आदर्श और नंदिनी का मुंह चौड़ा हो गया। उन्हें इस पर विश्वास करना कठिन लगा। क्या तुम हमें बता रही हो कि शैतान नगरी ने प्रवर्तन संघ में घुसपैठ कर ली है? नंदिनी ने शॉक होकर पूछा। हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। प्रवर्तन संघ भी अलग अलग गुटों में बंटा हुआ है। यदि गुटों के बीच संघर्ष काफी बड़ा है तो सालन आसानी से देश से भागने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। सच तो यह है कि सालन को किसी को शैतान नगरी में बदलने का जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती है। सही दृष्टिकोण के साथ कई लोगों ने वास्तव में शैतान नगरी पर बहुत सारे उपकार किए। उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। उदाहरण के लिए
मेरा मानना है कि इस जागीर में अधिकांश लोग शैतान नगरी के साथ नहीं है, लेकिन वे अनजाने में सालन के सहयोगी बन गए। मुझे लगता है यह वही समस्या है जो प्रवर्तन संघ के पास है, चुटकी ने विश्लेषण किया। लेकिन मुझे लगता है कि शैतान नगरी के लोगों के लिए भी प्रवर्तन संघ में घुसपैठ करने का एक मौका है, आदर्श ने कहा। आदर्श ने कभी नहीं माना कि एक धर्मी संगठन धर्मी लोगों से भरा होता है। उसका केवल यही मानना था कि एक बुरी जगह निश्चित रूप से बुरे लोगों से भरी होती है। प्रवर्तन संघ के सदस्यों को शपथ लेनी होती है, शैतान नगरी के लोग उससे उबर नहीं पाएंगे। चुटकी ने आत्मविश्वास से घोषणा की। ओह, यह क्या वह चीज विश्वसनीय है? आदर्श ने पूछा। 100%। प्रवर्तन संघ के सदस्यों को समय समय पर शपथ को विनिर्मित करना होता है। शैतान नगरी के लिए प्रवर्तन संघ में जासूसों को शामिल करना असंभव है, इसलिए मुझे लगता है कि सलान केवल प्रवर्तन संघ में गुटों के बीच संघर्ष का दुरुपयोग करने में कामयाब रहा। इसलिए प्रवर्तन संघ ने गायत्री द्वीप पर शैतान नगरी के शेष सदस्यों का सफाया करने के लिए गुप्त रूप से बाहरी लोगों को काम पर रखने का फैसला किया है, चुटकी ने कहा। जब वे बात कर रहे थे, रूहान कुछ कप काली चाय लेकर अंदर आया। आप किस बारे में कानाफूसी कर रहे हैं? आपको इस खास ब्लैक टी को ट्राई करना चाहिए। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इसे अवश्य आजमाना चाहिए। आपको यह कहीं और नहीं मिलेगी, रूहान ने कहा। कार्ली नामक महिला ने कमरे में प्रवेश किया और समूह को काली चाय पिलाई। आदर्श इससे बहुत प्रभावित नहीं था, लेकिन चुटकी और नंदिनी को यह बहुत पसंद आई। यदि आप ऊर्जावान महसूस करते हैं तो बेझिझक सुविधाओं का आनंद ले। मुझे मेहमानों को एक और बैच का स्वागत करना है, कृपया घर जैसा महसूस करें। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो आप लाल ब्यूटीज वाले लोगों से पूछ सकते हैं, कार्ली ने मुस्कुराते हुए जाने से पहले उन्हें याद दिलाया। चाय का आनंद लेने के बाद कुछ नौकरानियां अंदर आई और कपों को साफ किया। समूह ने आपस में चर्चा की कि उन्हें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। कार्ली और बटलर दूसरे हॉल में गए। हॉल के अंदर 10 लोगों का एक समूह पहले से ही बैठा हुआ था। वे अपनी वर्दी में लग रहे थे। इंतजार के लिए खेद है, हम हर मेहमान का गर्मजोशी से स्वागत करने को तैयार है, लेकिन आपकी वर्दी के आधार पर मेरा मानना है कि आप यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आए हैं, बटलर ने पूछा। हम यहाँ एक मामले की जांच के लिए सिटी हंटर्स से है। ऐसी अफवाह है कि यहाँ किसी की मौत जहर से हुई है, जिसने उसे काली राख में बदल दिया है। आपने घटना की रिपोर्ट क्यों नहीं की? नेता एक स्कारफेस था, उसने अपना सिटी हंटर बैज निकाला। बटलर और कार्ली ने एक दूसरे पर नजर डाली। कार्ली, जाओ कुछ चाय बनाओ। आप आराम से तशरीफ रखिए, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमने घटना की रिपोर्ट नहीं की, लेकिन यह देखते हुए कि इससे हमारे मेहमानों के बीच घबराहट कैसे शुरू होंगी, हमने इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया। असल में हमने स्थानीय संबंधित विभाग को पहले ही बता दिया था, बटलर ने सावधानी से कहा। ओह, क्या आपने इसे डीमन प्राणी घटना के रूप में वर्गीकृत किया है? स्कारफेस ने कहा। हाँ, बटलर ने कहा, लेकिन हमारी जांच के अनुसार यहाँ लापता लोगों और अजीब मौतों के काफ़ी मामले हैं। यदि पुलिस उन्हें सुलझाने में असमर्थ थी तो आपको उनकी सूचना सिटी हंटर्स को देनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि व्यवसायी अपनी समस्याओं से कैसे निपटते हैं? वे हमेशा घटनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका व्यवसाय सामान्य रूप से चल सके। जाओ अपने बॉस से कहो हम कल फिर आएंगे। बेहतर होगा कि आप हमारे लिए आवश्यक सभी दस्तावेज तैयार कर ले, अन्यथा हम आपको अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि यह लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। नेता ने थोड़े ठंडे स्वर में कहा और थोड़े गुस्से से भी। यह उतना गंभीर नहीं था जितना आप सोचते हैं। बहुत होगी आपकी बकवास। मुझे पता है कि आपके ज़्यादातर ग्राहक अमीर है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर मुझे पता चल गया कि आप जानबूझकर सच छिपा रहे हैं तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलो
स्कारफेस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह अपने आदमी लेकर आया और चाय परोसने से पहले ही चला गया। बटलर की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह एक पल के लिए शब्दों में खो गया। दूसरे कमरे में अगले दरवाजे पर हो रही बातचीत को सुनने के बाद चुटकी परेशान भाव के साथ जल्दी से अपनी सीट पर लौट आई। क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। यह कष्टप्रद है। शहर के हंटर आए। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें यहाँ भेजने वाला उनका मूर्ख सेनापति कौन है। वे तो केवल शत्रु को अलर्ट करेंगे। इसका हमारे ऑपरेशन पर असर पड़ेगा, चुटकी ने कहा। टूटी हड्डियों के निशान, स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल टूटी हड्डियों के निशान। सिटी हंटर्स अब क्यों आएंगे? क्या वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें किसी तरह शैतान नगरी के गुप्त अड्डे के बारे में पता चल गया था? आश्चर्यचकित आदर्श ने पूछा। यह एक गंभीर समस्या थी। भले ही सिटी हंटर्स हंटर यूनियन के अधीन थे, वे मैजिक एसोसिएशन और एनफोर्समेंट यूनियन के साथ भी मिलकर काम कर रहे थे। शैतान नगरी के लोग निश्चित रूप से अपनी गुदात घस लेंगे और अपनी लोमड़ी की पूंछ छिपा लेंगे। आदर्श, नंदिनी और चुटकी शैतान नगरी की पूंछ तोड़ने के बारे में सोच रहे थे, जबकि वे इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि सिटी हंटर्स की भागीदारी ने उनकी योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, या कहे बाधित कर दिया। मैं अपनी बहन को फोन करूंगी और उससे सिटी हंटर्स को बंद करने के लिए या पीछे हटने के लिए कहूंगी, अन्यथा हम केवल खाली हाथ वापस लौटेंगे, चुटकी ने कहा। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, मत करो। हम अभी भी नहीं जानते कि शैतान नगरी देख रहा है या नहीं। यदि सिटी हंटर्स बिना किसी कारण से पीछे हट जाते हैं तो वे और अधिक अलर्ट हो जाएंगे। क्या आपने नहीं कहा कि वे एक अलग मामले की जांच कर रहे हैं? हो सकता है कि जब उन्हें वांछित जानकारी मिल जाए तो वे चले जाएं। वे बाघ की गुफा में घुस गए थे। भले ही वे अपने मिशन को पूरा करने में विफल रहे, फिर भी वे अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकते थे। उनके लिए अब अपने कवर पर टिके रहना आसान होगा, क्योंकि शैतान नगरी सिटी हंटर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। आइए, खाना खाइए और खेलना जारी रखें, आदर्श ने कहा। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद तीनों जल्द ही दूसरों के साथ फिर से एकजुट हो गए। जगह जगह सुविधाएं बिखरी हुई थी, इसलिए उनके पास सुराग ढूंढने के लिए काफ़ी समय था। पूरा दिन मौज मस्ती में बिताने के बाद आदर्श को पता चला कि क्लब में वास्तव में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कई लोग परिवार के रूप में या सामाजिक समारोह के रूप में आए थे। तीनों फॉर्मों में कुल मिलाकर 1000 से अधिक मेहमान थे। यदि सभी श्रमिकों को शामिल कर दिया जाए तो यहाँ लगभग 2000 लोग होंगे। रात में आदर्श ने रात के खाने के बाद गरिमा नामक लड़की को देखा। चूंकि लक्ष्यहीन होकर इधर उधर घूमना निरर्थक था, इसलिए उसने उसे बुलाने का फैसला किया। गरिमा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जो चीज़ आपने एक घोड़े को खाते हुए देखी थी वह कहाँ थी? आदर्श ने पूछा। गरिमा शौक रहेगी। उसका चेहरा तुरंत डर से भर गया। डरो मत, मैं खुद ही चिंतित था, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे बता सकते हैं कि यह कहाँ था, ताकि मौके से बच सकूं, आदर्श ने आश्वस्त होकर मुस्कुराते हुए कहा। गरिमा को थोड़ी राहत मिली। वह खिड़की के पास गई और घुड़सवारी के मैदान के करीब एक बगीचे की ओर इशारा किया। यह उस उपवन के करीब कहीं था। ज़मीन खरीदने से पहले मैं उस रास्ते से घर जा सकती थी, लेकिन जब से ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने लोहे की बाड़ लगा दी, मैं इस क्षेत्र से कभी नहीं गई, गरिमा ने कहा। ओह ठीक है, थैंक यू। मैं टहलने के बारे में सोच रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं उस स्थान के करीब नहीं जाऊंगा, आदर्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वेलकम। मुझे रात के खाने से भी पेट फूला हुआ महसूस होता है। चलो एक साथ चले, गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श ने उसे अस्वीकार नहीं किया। गरिमा एक स्थानीय थी, शायद वह उससे कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी सीख सके। टहलने के बाद आदर्श अवचेतन रूप से उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसका उल्लेख गरिमा ने किया था। यह अस्तबल से लगभग 500 मीटर दूर था। वे शांत रात में घोड़े की हिनहिनाहट सुन सकते थे। गरिमा ने धीरे धीरे अपना चेहरा लंबा कर दिया। उसने आदर्श की बाजू खींची और कहा, चलो
चलो कहीं और चलते हैं, यही वो स्थान है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मुझे देख लेने का मन हो रहा है, मुझे रोमांच पसंद है, आदर्श ने कहा। मत करो, यह सचमुच डरावना है, गरिमा चिल्लाई। आप जानते हैं, अगर आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं तो डर आपके दिल में बढ़ता रहेगा। मुझे यकीन है कि जब से तुमने इसे देखा है तब से यह तुम्हें हर रात परेशान कर रहा है। क्या आप जीवन भर डर में जीना चाहते हो? आदर्श ने कहा। ठीक है, गरिमा के पास शब्द नहीं बचे थे। सच तो यह था कि वह सचमुच डर से परेशान थी। जब भी वह नहाते सोते समय अपनी आंखें बंद करती थी तो उसे महसूस होता था कि उसके पीछे कुछ है। हो सकता है आपने इसकी केवल कल्पना ही की हो। यदि आप वहां वापस नहीं जाते हैं और अपने मन के डर पर काबू नहीं पाते हैं तो यह एक बुरे सपने की तरह आपका पीछा करता रहेगा। आपको अपना साहस जुटाना चाहिए और उस जगह का दौरा करना चाहिए और आपको जल्द ही एहसास होगा कि डर अपने आप दूर हो गया है, आदर्श ने कहा। गरिमा ने आदर्श की ओर देखा। वह उसकी बातों से आश्वस्त लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने होंठ चबाए और सिर हिलाया, जैसे कि वह पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो। जब आदर्श ने लड़की को वास्तव में उसके सुझाव पर सहमत होते देखा तो वह उसकी पटुता से काफी प्रभावित हुआ। शायद उसे जादूगर बनना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय एक परामर्शदाता के रूप में काम करना चाहिए या एडवाइजर के रूप में काम करना चाहिए। लोगों को बुराई से दूर रहने के लिए मनाना और उनके रिश्तों की समस्याओं में मदद करना अच्छा होगा। आदर्श ने नेतृत्व किया। भले ही गरिमा अपने डर का सामना करने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो हर बार 3 कदम आगे बढ़ने पर 2 कदम पीछे हट रही थी। वे जल्द ही उस उपवन में पहुंचे जिसका उल्लेख गरिमा ने किया था। जमीन पर बिखरी चट्टानों ने आदर्श को बताया कि यह 2 शहरों के बीच का रास्ता हुआ करता था, लेकिन इसे नष्ट कर दिया गया था। यह वो रास्ता था जिस पर लड़की जा रही थी जब उसने बगीचे में कुछ हिलता हुआ देखा। रात अंधेरी थी, वहां कोई तारे या चांदनी नहीं थी। घुड़सवारी का मैदान पहले ही बंद हो चुका था। अस्तबल की रोशनी अपनी स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत कमजोर थी। क्या यह जगह है? आदर्श आगे बढ़े और कुछ झाड़ियों को देखा। हाँ, यही है, और करीब मत जाओ, यह खतरनाक है। गरिमा थोड़ी घबरा गई थी। वह अभी भी आसपास की झाड़ियों को पहचान सकती थी। आदर्श को कुछ चिंता नहीं थी। जीव इतने वर्षों के बाद चला जाएगा और अगर वह अभी भी आसपास था तो आदर्श आसानी से उसकी जीवित खाल उतार सकता था। उसने सुराग ढूंढने के लिए झाड़ी को धक्का दिया। हालांकि अगर वास्तव में कुछ हुआ होता तो शैतान नगरी के लोगों को सुराग से छुटकारा मिल गया होता। वे उन्हें पीछे क्यों छोड़ेंगे? फक मी! आदर्श ने अचानक गाली दे दी। गरिमा गाली से डर गई। उसने झट से अपनी स्कर्ट उठाई और भाग गई। आदर्श ने उसे नहीं रोका। उसने झाड़ी को और खोला और देखा कि कीचड़ में फंसी एक हड्डी घास से उलझी हुई थी। आदर्श ने सोचा कि निशान अब तक मिट गए होंगे, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत था। उसने बस झाड़ी को धक्का देकर ही सुराग ढूंढ लिया। यह स्पष्ट तो घोड़े का अवशेष था। हड्डियां उसके चेहरे और मुंह की थी। दांतों को देखने से ही पता चल रहा था। यदि गरिमा ने अतीत में जो देखा वह एक डार्क बीस्ट मॉन्स्टर था तो ऐसा लगता था कि शैतान नगरी के लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उस प्राणी ने यहाँ एक घोड़े को खा लिया था। आदर्श ने अधिक सुराग ढूंढने के लिए चारों ओर खोज जारी रखी। जल्द ही उन्हें बंजर भूमि का एक बड़ा टुकड़ा मिला। भले ही आसपास का क्षेत्र घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। जब पूरी जगह झाड़ियों से ढकी हुई थी तो वह जगह खाली क्यों थी? यह एक डार्क बीस्ट मॉन्स्टर या एक शापित जानवर होना चाहिए। उस गंदगी की लार अत्यंत क्षारक होती है। यह पौधों को वर्षों तक बढ़ने से आसानी से रोक सकती है। आखिरकार मुझे एक सुराग मिल गया, आदर्श ने मुस्कुराते हुए खुद में बड़बड़ाया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू।